हेलो एंड वेलकम। बेसिक बायोलॉजी के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो बायोलॉजी के एक ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग सारा कुछ कवर करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर बेसिक तौर पे जानना है तो पहले आप 3 क्वेश्चंस रेज करिए। पहला क्वेश्चन कि क्या है माइक्रोबायोलॉजी, क्या है और क्यों इसको हमें पढ़ना चाहिए, और अगर ये 2 क्वेश्चन पता चल गए तो कैसे हम पढ़ रहे हैं, इन 3 चीजों पे हम फोकस करते हैं। चाहे वो कोई भी बायोलॉजी का स्ट्रीम हो, इवन कोई भी साइंस का स्ट्रीम हो, आप ये तीनों क्वेश्चंस के थ्रू अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का ये सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि इनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं। इसका एक सिंपल सा स्ट्रेट आंसर है कि जिन ऑर्गेनिजम्स को बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते उनको हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनको देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब माइक्रोस्कोप की जरूरत तो हमें सेल और सब सेलुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए भी पड़ती है। यानी कि माइक्रोस्कोप का इतना ही इंपॉर्टेंस सेल बायोलॉजी के लिए भी है जितना माइक्रोबायोलॉजी के लिए। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, और सेल बायोलॉजी में उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो जब हम सेल बायोलॉजी का कोई सेशन लेंगे तो वहां पे वो चीजें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ ये समझिए कि माइक्रोस्कोप यूज करके किसी होल ऑर्गेनिज्म को या उसके लाइफ साइकिल के किसी हिस्से को हम अगर देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पिछले सेशन में हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम और 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा था। उसको थोड़ा सा याद करिए कि 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है। अब बाद में जाके मैंने बताया था कि कार्ल रूस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो था यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। इनको सिंपल वर्ड्स में हम बैक्टीरिया और आर्किया भी कहते हैं। तो ये बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम मोनेरा को स्टडी करते हैं, पूरा का पूरा मोनेरा, जिसमें आपका बैक्टीरिया और आर्किया यानी कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। फिर प्रोटिस्टा को स्टडी करते हैं, जिसमें मोस्टली प्रोटोजोअन्स को हम स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी को छोड़ देते हैं, लेकिन इस ग्रुप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रोटोजोअन्स। इसके अलावा हम जो यूनिसेलुलर या कह लें कि सिंपल फंजाई और एल्गी हैं उनको भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप में इनका कंट्रीब्यूशन है। फंजाई और एल्गी में अगर हम देखें तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूं समझिए कि फंजाई से एनिमल्स की ओरिजिन हुई थी और एल्गी से प्लांट्स की। तो एल्गी को अगर हम कहें तो ये सिंपल प्लांट्स हैं, और फंजाई को अगर हम कहें तो ये सिंपल एनिमल्स, लेकिन फिर भी फंजाई एनिमल से काफी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस सेंस में कि इनकी जो सेल वॉल होती है, फंजाई में सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होगी और वो बनी होती है काइटिन, एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, जिसका ये पॉलीमर है काइटिन। तो फंजाई हो गया। प्लांट में हम एल्गी को पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। कुछ
एनिमल्स जो कि स्पेसिफिकली हेलमिंथीज जो होते हैं, हेलमिंथीज में मैंने जो बेसिक टैक्सोनॉमी बताया था, तो उसमें प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, ये दो पैरासाइट कैटेगरी है, पैरासाइट एनिमल्स की। तो इनका लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जो हम नेकेड आई से स्टडी नहीं कर सकते, तो उसको भी माइक्रोबायोलॉजी में कवर किया गया है। हेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज और एस्केहेलमिंथीज। इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें तो टेप वॉर्म और राउंड वर्म, हिंदी में फीता कृमि और गोल कृमि, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए लिविंग सिस्टम के। माइक्रोबायोलॉजी में हम इनके अलावा जो अदर्स कैटेगरी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे वायरसेस, प्रायॉन्स, वायराइड्स और वायरसकॉइड्स। तो वायरसेस क्या होते हैं, आजकल ये ट्रेंडिंग में है कोरोना वायरस की वजह से, आपको पता ही है। तो वायरसेस एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी है जो इंडिपेंडेंटली लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करती, लेकिन जैसे ही किसी सेल के अंदर ये जाता है तो ये लिविंग कैरेक्टर शो करता है, खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एम्प्लीफाई कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है अपने जेनेटिक मटेरियल का, और एक नया वायरस पार्टिकल जनरेट कर सकता है। तो ये तो हो गई सिंपली वायरसेस की बात। जब हम डिटेल में वायरोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि कैसे वायरसेस को 3 कैटेगरी, बैक्टीरियोफाज में, एनिमल वायरसेस में और प्लांट वायरसेस में कैटेगराइज किया गया है, और उसका भी और फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो जेनेटिक मटेरियल के आधार पे कि उसमें क्या है, डीएनए है कि आरएनए है, आरएनए है तो कैसा है, प्लस स्ट्रैंड है, माइनस स्ट्रैंड है, डीएनए है तो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड एंड सो ऑन। जो बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट वायरसेस में याद रखनी है वो ये है कि वायरसेस में कभी भी जो डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो आइदर डीएनए और आरएनए एनवेलप्ड इनसाइड अ प्रोटीन कोट, जिसके बाहर एक लिपिड मेम्ब्रेन भी हो सकती है, और पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट्स भी इसमें मौजूद हो सकते हैं। तो वो पार्टिकल्स वायरसेस हैं, इंडिपेंडेंटली नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और इनका हम क्रिस्टल भी बना सकते हैं। ओके, और इनकी खास बात ये भी है कि तकरीबन 1886 के पहले माइक्रोस्कोप तब तक आ गया था, लेकिन फिर भी हम इनको देख नहीं पाते थे। रीजन क्या था कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, और लाइट माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं दिखते, क्योंकि इनका साइज नैनोमीटर्स के रेंज में होता है। कितने नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर से लेके और 800 नैनोमीटर तक के ये हो सकते हैं। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, जो कोरोना वायरस है वो 400 नैनोमीटर की साइज का है अप्रोक्सीमेटली, जबकि जो इबोला वायरस इसके पहले आया था वो इससे थोड़ा बड़ा है, 650 से लेके 800 नैनोमीटर के आसपास उसकी साइज है। तो वायरसेस को हम डिटेल में कवर करेंगे वायरोलॉजी के अंतर्गत। प्रायॉन्स क्या होते हैं? प्रायॉन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है, और ये इंड्यूस करते हैं दूसरे प्रोटीन्स को प्रायॉन लाइक प्रोटीन्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, ये डिजीज स्प्रेड करते हैं। क्या एग्जाम्पल है ऐसी डिजीज के? ह्यूमंस की अगर बात करें तो एक कुरू नाम का डिजीज होता है, और जो फर्स्ट प्रायॉन प्रोटीन खोजी गई थी वो मैड काउ डिजीज में खोजी गई थी। अब जितने भी डिजीज प्रायॉन से होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं। इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलाइटिस, एन्सेफेलोपैथीज, ठीक है। तो इनको भी हम जब वायरोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिलेटेड चीजें हैं, अगर सबको हम कॉमनली कहें तो ये सब इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इनको एक साथ हम वायरोलॉजी में पढ़ेंगे। तो प्रायॉन्स हो गए। अब वायराइड्स क्या है? वायराइड्स भी प्रायॉन्स की तरह नेकेड मॉलिक्यूल्स हैं। ये नेकेड प्रोटीन्स है और ये नेकेड आरएनए होता है।
इसकी अभी तक जो डिस्कवरी है उसके हिसाब से ये सिर्फ प्लांट्स में देखा गया है। और प्लांट्स में जो वायराइड्स हैं, अभी तक जो डिजीज देखने में मिली, सामने आई है, वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स। इसका जो डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। तो वायराइड्स क्या हो गए? आरएनए, नेकेड आरएनए पार्टिकल जो कि इन्फेक्शियस हो सकते हैं। अब ये नई कैटेगरी है, इसको शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, वायरुसॉइड्स। ये क्या होते हैं? ये एक तरह के वायरसेस होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर ये सेल के अंदर जाए भी तो ये लिविंग की तरह बिहेव नहीं कर सकते। इनके लिए क्या जरूरी है? को इन्फेक्शन। जब तक कोई दूसरा वायरस इन्फेक्ट ना करे तो ये क्या करते हैं? को इन्फेक्शन के केस में ही ये एक्टिव लिविंग की तरह, लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? हेपेटाइटिस डी का जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है उसको आप वायरुसॉइड की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस डी बिना हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको हम वायरुसॉइड की कैटेगरी में रखते हैं। ये थोड़ा सा रेयर है, जिसके बारे में शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये तो ओवरऑल हो गया कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं। अब पूरी अगर माइक्रोबायोलॉजी को हम देखें तो 90% फोकस हमारा होता है मोनेरा पे, बैक्टीरिया पे, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है। और बाकी जो सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, या अगर वो मल्टी सेलुलर भी हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है। ठीक। अब इसका अगला पॉइंट जो था कि वाई, हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की क्या जरूरत है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका कनेक्शन, ये जो 3 गोले हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं लास्ट में जाके इन तीनों से ही वो आपको कनेक्टेड मिलेंगे। बी इट मैथमेटिक्स, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट यू रीड, आपको लास्ट में ये तीनों चीजें ही एक तरह से इंटरकनेक्टेड और फोकस्ड मिलेंगी। तो अगर ऐसी बात है तो माइक्रोबायोलॉजी का भी ऐसा ही कुछ होगा। तो माइक्रोबायोलॉजी का अगर सोसाइटी वाला एंगल हम देखें कि क्यों ये सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। पब्लिक हेल्थ मतलब हम ह्यूमंस, जो ह्यूमन पब्लिक है उसके लिए कुछ बेनिफिशियल होते हैं। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके साथ साथ लैक्टोबैसिलस का एक कैप्सूल भी देते हैं। क्यों? ताकि जो यूजफुल और बेनिफिशियल बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका फ्लोरा मेंटेन रहे। तो ये तो बात हो गई पब्लिक हेल्थ की। तो बेनिफिशियल है और हार्मफुल तो हम दुनिया भर का जानते हैं। कितनी वाटर बॉर्न डिजीज हैं, बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज, मतलब इसकी पूरी एक हिस्ट्री रही है, टाइफाइड से लेके और तमाम। तो उनको हम कवर करेंगे जब डिटेल में हम मोनेरा को पढ़ेंगे तब। दूसरा इसका एंगल है इकोनॉमी का। तो अगर हम सारे माइक्रोब्स को पढ़ लें और एनालाइज कर लें तो उससे कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस की चीजें निकल के सामने आ सकती हैं। जैसे फूड और डेयरी के इंडस्ट्री में आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो हमको जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में, फर्मेंटेशन और इन सब यूजेस में आता है। फूड टेक्नोलॉजी में भी तरह तरह के अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस, इनके यूजफुल और हार्मफुल फीचर्स को हम देखेंगे। कैसे हम बचा सकते हैं, फूड की लाइफ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे फूड की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इसका इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। दूसरा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का पार्ट है। आज के टाइम पे आप लोग रियलाइज कर रहे होंगे एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी ऐसे हैं जो क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव इसका एक इंपॉर्टेंट। और लास्ट है मेडिसिन।
मेडिसिन क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पहला एंटीबायोटिक किससे मिला था? फंगस से, है ना। और बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जो फंगस, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक्स के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। और नॉट ओनली एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन प्रोडक्शन में, स्टेरॉयड प्रोडक्शन में, स्टेरॉयड हार्मोन्स, तमाम तरह की ऐसी मेडिसिनल वैल्यू वाली चीजें हैं जिनमें हम बैक्टीरिया को यूटिलाइज करके उनका प्रोडक्शन इकोनॉमिक स्केल पे कर सकते हैं। अब पूरी की पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स की इंडस्ट्री जो है इसको यूज करती है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी के लिए। प्लस हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ये एक ऐसा बायोलॉजी का स्ट्रीम है जो पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ वी नो बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर हम बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं जानते तो शायद बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता। एनीवे, इसका जो तीसरा एंगल है वो है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट के एंगल में क्या करता है? पहला तो ये जानिए, जो मैंने यहां पे नहीं नोट किया है, कि मोस्टली माइक्रोब्स एक डीकंपोजर की तरह काम करता है। मतलब जितना भी लिविंग सिस्टम है वो जब डेथ करता है तो उसका जो भी है उसको रिसाइकल करने के लिए क्लीनिंग का काम इनके जिम्मे है। अगर हम कहें 90%, तो वो एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो क्या है? एबायोटिक और बायोटिक में डिवाइडेड है, दोनों का आपस में कनेक्शन है। वही तो एनवायरनमेंट है ना। हम एनवायरनमेंट में क्या पढ़ते हैं? हमारे साथ जो भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबियल इकोलॉजी अगर हम समझ लें तो उसके लिए माइक्रोब्स को समझना पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंट को हम और अच्छे से जान सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में उसका रोल होगा। 3 इंपॉर्टेंट ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है। पहला तो बायोलीचिंग। जो मिनरल्स होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आने के लिए एक जियोग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीचिंग की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। वो फिजिकल लीचिंग हो सकती है, केमिकल लीचिंग हो सकती है। तो जैसे फिजिकल लीचिंग और केमिकल लीचिंग से मेटल अपने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स मेटल्स हैं वो अपने सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। तो जैसे फिजिकल और केमिकल लीचिंग है वैसे ही बायो लीचिंग है। तो इसमें जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं उनका अपना मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो रोल प्ले करता है लीचिंग के प्रोसेस के लिए। दूसरी बात आती है बायो रेमेडिएशन की। बायो रेमेडिएशन क्या है कि जितना भी पोल्यूशन है, जैसे मान लीजिए हेवी मेटल पोल्यूशन हो गया, तो पोल्यूशन को अगर माइक्रोब्स, मान लीजिए सॉइल में कोई पॉल्यूटेंट है और उसको माइक्रोब्स क्लीन आउट कर रहे हैं। अगर माइक्रोब्स कर रहे हैं तो बायो रेमेडिएशन कहेंगे, अगर प्लांट कर रहे हैं तो उनको फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। तो ये बात हो गई। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमेंट रिसाइकलिंग का। तो जैसा मैंने कहा कि सब कुछ साफ सफाई वाला काम लगभग 90-95% इन्हीं के जिम्मे है। तो जो भी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है ना, जिससे हम लिविंग सिस्टम बने हैं। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स आप देखेंगे तो CHNOPS ये ही उसके मेन कंपोनेंट है। तो इन एलिमेंट्स को रिसाइकलिंग करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने सुना होगा सल्फर बैक्टीरिया, फिर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, फिर नाइट्रोबैक्टर्स जो कि नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन में। तो ये सारी बातें हम कब जान पाएंगे? जब माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो ये हमारा मोटिव क्लियर हो गया कि भाई माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये चीजें हो गई। अब बात आती है कि कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या मेथड्स यूज होंगे। तो मेथड्स में
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिस्ट अप की हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश में हम स्टेनिंग से जान सकते हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है। जैसे हम ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो उसमें कुछ बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो ये सब स्टेनिंग के आधार पे ही है, ठीक। तो ये एक टेक्निक हो गई स्टेनिंग, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और एक और मेथड है इंपॉर्टेंट, कल्चर। तो कल्चर के लिए आपको पहले आइसोलेशन करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन और कल्चर ये एक साथ। कल्चर में हर एक माइक्रोब्स के लिए, या यूं कहें हर एक बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए अपना कोई एक स्पेसिफिक कल्चर मीडिया होगा। तो जब हम माइक्रोबायोलॉजी को आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें हम कल्चर मीडिया, आइसोलेशन टेक्निक्स, इन सब पे डिटेल से बात करेंगे। तो कल्चर आइसोलेशन हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके नाम पे ही इसका ब्रांच है वो है माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोप से लेके, जिसकी डिस्कवरी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जॉनसन और उनके बेटे जो थे हैंस, इन दोनों ने मिलके किया था। और कब किया था? 1609, उसी के आसपास गैलीलियो ने किया था। फिर बाद में रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वन लीवेनहॉक, इन लोगों ने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। तो ये माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री। और सबसे लेटेस्ट जो माइक्रोस्कोप्स है उसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि 1931 में डिस्कवर हुआ। फिर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, अभी के डेट में हमारे पास कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। देयर आर न्यूमरस वेराइटीज ऑफ द टेक्निक्स बाय विच वी कैन डू द माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमें माइक्रोबायोलॉजी में। बाकी ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो ज्यादातर ब्रांचेस में कॉमनली यूज होती हैं, जैसे कुछ बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स, है ना, कि ये जानना कि इसमें कितना प्रोटीन है, कोई प्रोटीन है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करें। जितने भी एक्सपेरिमेंट हम टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं उनमें से ज्यादातर को हम बायोकेमिकल कैटेगरी में रखते हैं। मॉलिक्यूलर, इसमें हम सेंट्रल डोग्मा के आसपास काम करते हैं। डीएनए से कैसे आरएनए बना, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनी, आरएनए से कैसे डीएनए बना, एंड सो ऑन। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स में आ जाएंगी। और सबसे लास्ट है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हम उन प्रोसेसेस को रखते हैं जो कि पूरे के पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ को कंटिन्यू रखने में जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जितने भी मैकेनिज्म है, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं इन फिजियोलॉजी। तो ये सारा का सारा एक, अगर हम समराइज करें कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो ये एक ब्रीफ समरी है माइक्रोबायोलॉजी की। आगे के लेसन्स में हम इनका एक एक करके डिटेल देखेंगे और इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन इतना बेसिक मुझे लगता है कि ये मस्ट है और इसेंशियल है आपका एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो ठीक है, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक ध्यान रखिए अपना।